नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान हम करेंगे। आज सबसे पहले आप समझिए, क्या एसआईआर पर आरोप सियासी हैं? जानिए किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह। चुनावी साल में मोदी के बिहार दौरे के मायने आपको समझाएंगे और इसके साथ ही समझिए विवाहेतर संबंध पर कानून क्या कहता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुए 5 दिन बीत गए, पर अब तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। जो विपक्ष एसआईआर को लेकर इतने सवाल कर रहा था, उसने अभी तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये पोस्ट निर्वाचन आयोग का है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने के बाद निर्वाचन आयोग डेली बुलेटिन जारी कर रहा है, ताकि दावे और आपत्ति की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनाई जा सके। इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि लिस्ट जारी होने के 5 दिन बाद भी आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने एक भी आपत्ति या दावा दर्ज नहीं कराया है, एक भी नहीं। अब बीजेपी के नेता विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, खासकर तेजस्वी यादव पर जालसाजी का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मतदाता पहचान पत्र में जालसाजी जरूर की है। वहीं आरजेडी का कहना है कि उसे जो आपत्ति थी वो उसने सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज करा दी है और केवल आपत्ति ही आपत्ति है, रोज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं और पार्टियों को 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है, पर अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी शिकायत नहीं आई। ऐसे में सवाल यही कि जब गड़बड़ी की आशंका है तो आखिर शिकायत क्यों नहीं कर रहे, और जब कोई शिकायत ही नहीं तो आरोप कैसा। पटना से संवाददाता आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब एसआईआर पर राजनीतिक दलों के शून्य आरोप वाली खबर को समझ लेते हैं। एसआईआर पर विपक्ष के नेताओं ने खूब सवाल उठाए, वोट काटने के लिए मतदाता पुनरीक्षण का आरोप तक लगा दिया और इसके साथ ही 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया। 31 अगस्त तक करेक्शन करने का समय दिया गया है। दावा या आपत्ति करने के लिए 1 महीने का समय है, लेकिन 5 दिन अब तक बीत चुके हैं। किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई आपत्ति अब तक दर्ज नहीं कराई गई। मतलब 5 दिन का समय निकल गया, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। हाँ, मतदाताओं की तरफ से जरूर अब तक 3659 आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं। 18 साल की उम्र पार करने वाले नए मतदाताओं की ओर से 19,186 आपत्ति या दावा हो चुका है। ऐसे में सवाल है, जब गड़बड़ी की आशंका है तो आखिर शिकायत क्यों नहीं कर रहे? अगर कोई शिकायत ही नहीं तो आरोप कैसा? क्या विपक्ष के आरोप केवल सियासी हैं? क्या चुनाव में माहौल बनाने के लिए ये सवाल उठाए जा रहे थे? अब वो तमाम सवाल हैं जो अब राजनीतिक गलियारे में घूम रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अनंत सिंह ने कहा कि वे नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार अभी 25 साल और रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पंचमहला फायरिंग केस में जमानत मिलने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अनंत सिंह ने कहा कि वे सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव है, कैसे देखना है? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा आपने? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। अपनी हाजिर जवाबी के लिए चर्चित अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि फिर से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। हाँ, अभी 25 साल आओ। नीतीश जी ही रहेंगे? हाँ। बता दें कि सोनू मोनू फायरिंग केस में सोनू की मां ने पंचमहला थाने में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में अनंत सिंह जेल में थे। मंगलवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से जमानत मिली थी। पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और आइए अब जल्दी से अनंत सिंह के चुनाव लड़ने वाले बयान को समझ लेते हैं। देखिए, अनंत सिंह की पहचान एक बाहुबली नेता के तौर पर है। बिहार में अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है और आप सब जानते हैं कि अनंत सिंह अपने अंदाज के लिए मशहूर हैं। अनंत सिंह बेबाक बात रखने के लिए मशहूर हैं। अनंत सिंह पंचमहला फायरिंग मामले में जेल में थे और मंगलवार को कोर्ट से बेल मिलने के बाद अनंत सिंह बुधवार को जेल से बाहर आए। अब अनंत सिंह के बारे में आपको बताएं, लगातार 4 बार मोकामा से विधायक रहे हैं। साल 2005 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से पहली बार विधायक बने थे। 2010 में जेडीयू से चुनाव लड़े, फिर 2015 में निर्दलीय विधायक बने। 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर विधायक बने और उसके बाद अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद अपनी पत्नी को उन्होंने मैदान में उतारा था। फिलहाल मोकामा सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक है और अनंत सिंह सीएम नीतीश कुमार की आज तारीफ करते नजर आए। और एक बार फिर से अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कही है। मतलब ये कि इस बार मोकामा से पत्नी नीलम सिंह की जगह अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी 22 अगस्त को गया जी के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही चुनावी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनावी साल में छठी बार पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तारीख है 22 अगस्त और जगह बिहार का गया जी। इस बात की जानकारी खुद बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। शुरुआत, शिलान्यास, उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये 54वां बिहार दौरा होगा। पीएम मोदी 22 अगस्त को गया जी के दौरे पर आएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तब तक बड़ी राशि बिहार को देने का काम किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गया एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग हुई। कार्यक्रम स्थल का चयन किया जा रहा है। गांधी मैदान, बेलागंज और बोधगया में पीएम मोदी की रैली हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब पीएम मोदी के बिहार दौरे के खबर को समझ लेते हैं। मोदी पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे और आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अभी तक बिहार 53 बार आ चुके हैं। मतलब 53 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा हो चुका है और जब भी पीएम मोदी बिहार आए हैं, कई सौगात लेकर आए हैं। तो ऐसे में अब जब 54वीं बार बिहार दौरे पर पीएम मोदी आने वाले हैं तो इसको लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ी सौगात लेकर आएंगे। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब पीएम बने तो उसके बाद से अब तक 53 बार बिहार आ चुके हैं और पीएम मोदी का गया जी का दौरा 54वां बार बिहार का दौरा होने जा रहा है। चुनावी साल 2025 यानी इस साल की बात की जाए तो अब तक 5 बार पीएम मोदी बिहार आ चुके हैं और ये छठी बार है जब वो बिहार आ रहे हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। 4 फरवरी को सबसे पहले पीएम मोदी भागलपुर आए थे। 24 अप्रैल को मधुबनी आए। 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में रैली की थी। 20 जून को सिवान आए। फिर 18 जून को मोतिहारी में पीएम का कार्यक्रम हुआ था और अब 22 अगस्त को पीएम मोदी गया जी आ रहे हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के अब आप मायने समझ लीजिए। देखिए, बिहार पर पीएम मोदी का पूरा फोकस रहा है। पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं कई सौगात लेकर आते हैं और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि गया जी की धरती से भी कई योजनाओं की सौगात बिहार को मिलने वाली है। और आपको पता है कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है तो पीएम मोदी का जादू अभी भी बिहार में बरकरार है। पीएम मोदी के दौरे से एनडीए को काफी फायदा होता है। गया जी की धरती से एनडीए को मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और यही वजह है कि एनडीए के नेता काफी उत्साहित होकर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई। हालांकि अब इस मामले में साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अंडरटेकिंग के बाद जमानत दे दी। चाईबासा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई विवादित बयान देने से साफ इनकार कर दिया। और वो आज बेल ग्रांट हुए कोर्ट के द्वारा और बस यही है, आज एक्विजिशन भी एक्टिवेट हो गई है। हालांकि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने राहुल की जमानत का विरोध किया और सजा के साथ अंडरटेकिंग की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पनिशमेंट की मांग को ठुकरा दिया और बस अंडरटेकिंग को बहाल रखा। राहुल गांधी जी न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं। 7 साल के बाद कोर्ट के मशक्कत के बाद वो आए हैं। मामले में जमानत के बाद अब शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। देखना होगा कि राहुल को राहत बरकरार रहती है या मुश्किलें बढ़ती हैं। चाईबासा से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। 9 जुलाई 2018 को ये पूरा मामला सामने आया था। राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में एक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी की तरफ से टिप्पणी की गई थी। राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जो कि फिलहाल गृह मंत्री हैं लेकिन उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके खिलाफ राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कांग्रेस के अधिवेशन में अपमानजनक टिप्पणी का आरोप राहुल गांधी पर लगा था। राहुल गांधी ने क्या कहा था अब आप ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस किसी हत्यारे को अध्यक्ष स्वीकार नहीं करेगी। अब इसी को लेकर चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने यह मामला चाईबासा कोर्ट में दर्ज करवाया था। इसके बाद अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ। चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। फिर 10 जून को हाई कोर्ट ने सशरीर हाजिर होने का आदेश राहुल गांधी को दिया था। 6 अगस्त की तारीख तय की गई थी। 6 अगस्त को राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचना था। वो पहुंचे। राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी से इनकार किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस पूरी खबर को अगर हम आपको समझाएं तो सजा के साथ अंडरटेकिंग की मांग जो है राहुल गांधी के खिलाफ की गई थी। जो वकील थे उन्होंने कोर्ट से पनिशमेंट की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने पनिशमेंट की मांग को ठुकरा दिया है, बस अंडरटेकिंग को अभी बहाल रखा है। हालांकि देखना होगा कि राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हैं या फिर उन्हें राहत मिलती है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात नक्सली मार्टिन किरकिट्टा को एनकाउंटर में मार गिराया। मार्टिन पर 15 लाख रुपए का इनाम था। ये रिपोर्ट देखिए। गुमला का पहाड़ी इलाका, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा, पार ही चंगाबाड़ी जंगल और जंगल के बीचों बीच पड़ी ये लाश। ये लाश है कुख्यात नक्सली मार्टिन किरकिट्टा की। मौत की गोली खाने के बाद मार्टिन शांत पड़ा है, लेकिन जब तक ये जिंदा था इलाके में अशांति थी, क्योंकि मार्टिन को मौत का खौफ नहीं था। इलाके में ये आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। बड़े बड़े कारोबारी और व्यापारी इसके नाम से कांपते थे। पुलिस चैन की नींद सो नहीं पाती थी। इस भय को, इस डर को झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई की जाती है उसी के फलस्वरूप मार्टिन किरकिट्टा का इनकाउंटर होता है। मार्टिन के पास से एक हथियार बरामद होता है जो पिस्टल है। कामडारा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जवानों का हौसला बढ़ा है। पुलिस के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि मार्टिन बड़ी चुनौती बन गया था। पेट्रोल पंप मालिक और कारोबारियों से पर्चा के जरिए लेवी वसूलता था। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और गुमला संवाददाता रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो नक्सलियों पर नकेल वाली अब खबर को आप समझ लीजिए। 31 मार्च 2026 ये वो तारीख है, तय की गई है। देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान का अब असर भी दिख रहा है। 2014 में 106 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब सिर्फ 18 जिले बचे हुए। झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं और इसके साथ ही
बताया जा रहा है कि 2025 में नक्सली की गिरफ्तारी जो है वो 197 हुई है और 21 नक्सली मारे गए हैं। ये इस साल का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। नक्सलियों पर नकेल वाली खबर को आप समझिए। 2025 में 26 जुलाई गुमला में जेजेएमपी के 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। अब आप तारीख दर तारीख इसे समझिए। 16 जुलाई को बोकारो में 5 लाख का इनामी कुंवर मांझी मारा गया। इसके बाद बात कर लेते हैं 24 मई लातेहार में 10 लाख का इनामी पीपी लोहरा मारा गया है। बात कर लेते हैं अगली तारीख 21 अप्रैल की, बोकारो में 8 नक्सली मारे गए। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें शामिल था। जनवरी के महीने में बोकारो में 4 नक्सली मारे गए थे। इसके बाद 29 जनवरी को चाईबासा में विनय गंझू हेमंती मारे गए थे। ये लगातार अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2026 तक इस लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा और इसका खात्मा सुरक्षा बलों की तरफ से कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने उसे दाएं पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया है। जहानाबाद से पटना और पटना से रांची तक अपराध का पर्याय बन चुके रोशन शर्मा पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस एनकाउंटर में रोशन शर्मा के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पर जो है एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। जहानाबाद के सलेमपुर गांव के रहने वाले रोशन शर्मा को एसटीएफ ने जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर कई जगह छापेमारी की गई और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, लेकिन फुलवारी शरीफ कुरकुरी गांव के पास रोशन शर्मा पुलिस जवान का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे जवाबी कार्रवाई में गोली लगी। भागने के क्रम में इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये माने नहीं। इसमें पुलिस को रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। रोशन शर्मा की गिनती कुख्यात अपराधियों में होती रही है। इसके आतंक का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ पटना में उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और डकैती के 6 मामले दर्ज हैं। रोशन शर्मा का एनकाउंटर बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं और हाफ एनकाउंटर चालू है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत सिन्हा और जहानाबाद से राजीव रंजन विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा के मायने को समझ लीजिए। देखिए, यूपी में अपराध नियंत्रण के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया और इसी के तहत अब कहा यह जा रहा है कि अपराधियों की दरअसल इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान अपराधियों के पैरों में गोली मारी जाती है, जिससे कि अपराधी मरता नहीं है, लेकिन उसके मन में पुलिस का डर जरूर बैठ जाता है। और बिहार में हाल के दिनों में कुछ आपराधिक वारदातें हुई हैं। इसके बाद बिहार में पुलिस की टीम काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और बिहार में भी एनकाउंटर की मांग उठने लगी थी। हाल के दिनों में कई जगह पर एनकाउंटर भी हुए, जिसमें अपराधियों के पैरों में गोली मारी गई। संदेश साफ है कि अपराधी अब बचेंगे नहीं। मतलब ये कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की जाएगी। और यही वजह है कि अभी बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।